देखो डायोड की पोलैरिटी चेंज किया क्या मैंने? यस सर। 2 कैपेसिटर है हमारे पास तो C1 एंड C2 एंड 2 डायोड है हमारे पास तो D1 एंड D2 और ये प्लस माइनस ऑफ VI है। दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? जल्दी बताओ। Diode and capacitor. Diode and capacitor. So when circuit consists of diode and capacitor, we call that circuit as Clamper. 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 तो प्रोसीजर विल बी सेम, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर प्रोसीजर सेम है तो मैं VI का बस कोई एक वैल्यू ले रहा हूं। दिस इज T एंड दिस इज VI एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये ले लिया अभी ऐसा वेवफॉर्म। We consider that part of the input waveform which makes my diode forward bias, ऐसा बोला था। तो मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले ले लेता हूं बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से D1 डायोड क्या हो रहा है? ऑन। नेक्स्ट आपको ये भी बोला गया था कि एक बार कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी ले लो बट फिर बीच में कभी चेंज नहीं करना है आपको। दिस इज VC1, दिस इज प्लस माइनस VC2। एक बार पोलैरिटी अक्रॉस कैपेसिटर ले लो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यही बोला था। Yes, sir. So we are going to consider positive half cycle first. Positive half cycle. D1 on दिखाई दिया Yes, sir. और D2 भी क्या है? दोनों ऑन। क्या प्रॉब्लम है? देखो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P टर्मिनल ऑफ D1, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P टर्मिनल ऑफ D2, सो आई कैन से D1 D2 बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस। जितने भी डायोड हो फर्क नहीं पड़ता, बस दिख रहा है ना फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस कर दिया। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। D2 डायोड फॉरवर्ड बायस है तो इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ओके, इतना कर दिया अभी तक। दिस इज प्लस माइनस ऑफ V0, C2, दिस इज C1। अब ये बताओ बेटा व्हाट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू? क्या हम इसको VM ले सकते हैं? Yes, sir. और ये माइनस VM है। तो सर क्लैंपिंग सर्किट में हम पॉजिटिव पीक कंसीडर करते हैं और नेगेटिव पीक कंसीडर करते हैं और पीक टू पीक आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी पॉजिटिव पीक की वैल्यू कितनी है? Plus VM. VM। और पोलैरिटी कैनॉट बी चेंज, सो प्लस माइनस दिस इज VC1, दिस इज प्लस minus VC2. Can VC2 be a charged capacitor? No. VC2 cannot be a charged capacitor. Reason ध्यान से देखो, ऐसे करके केवल अप्लाई कर लो। VC2 क्या आ रहा है? 0. देखो 0 0 0 0 plus VC2. So I can say VC2 is what? 0. Uncharged. अरे भाई शॉर्ट सर्किट है ना, Yes, sir. तो V0 is 0 for positive half cycle, for positive half cycle. But sir यहाँ पे भी तो एक KVL है, बोलो कौन सा? ये देखो ये वाला KVL। C1. अब इस KVL में अगर मैं अप्लाई करूं, इस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन पे केवल अप्लाई करूं तो माइनस VM प्लस VC1 बराबर 0। तो व्हाट इज VC1 बराबर, मतलब इक्वल टू VM। So now two values we are being familiar about. What is VC1 charged by? VM voltage. What is V0 this time for the positive half cycle? 0 voltage. इसके बाद क्या आएगा? सबको पता है, पॉजिटिव खत्म तो नेगेटिव स्टार्ट, नेगेटिव खत्म तो पॉजिटिव स्टार्ट। इसके बाद क्या आएगा बेटा? Negative half cycle. Negative half cycle. We are going to have negative half cycle in the second case. नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तो D1 क्या हुआ और D2 क्या हुआ? दोनों एक साथ ऑफ एंड D2 एज वेल। सही है ना? D1 D2 ऑफ नहीं होगा क्या? Yes, sir. Okay, पहले sir. उसी केस के लिए दोनों ऑन हो रहे थे तो ऑपोजिट केस दोनों ऑफ हो जाएंगे। ये तो हम एप्टीट्यूड का सेक्शन बोल सकते हैं। ऑफ हो गया। अभी अगर ये ऑफ है तो मैं सर्किट बनाता हूं, सी केयरफुली।
ऑफ करो इसको, ऐसे हो गया। ऑफ करो इस डायोड को, सर्किट ऐसे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट बनाने वाली फीलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर सकते हो, चाहे वो क्लिपर हो, चाहे वो क्लैंपर हो, चाहे वो डायोड हो, सर्किट बनाने वाली जो फीलिंग है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। नेगेटिव हाफ साइकिल पे वोल्टेज कितना दे रहे हो? उल्टा Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया ऐसे। मैं क्विकली आंसर की तरफ कभी नहीं जाता, मैं पहले सर्किट को प्रॉपरली बनाता हूं, लेबलिंग करता हूं। अगर वो सब सही करूंगा, अगर बिल्डिंग की नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी ऑब्वियसली। प्लस माइनस Vc2, ये Vc1 चार्ज था कितने से? VM. VM से। बट Vc2 अनचार्ज था, और पहले तो अनचार्ज था, अब तो चार्ज भी नहीं हो सकता है ना? अभी चार्ज हो सकता Yes, है? sir. कैसे चार्ज हो जाएगा? पहले Vc2 0 था और अब Vc2 फिर से 0 है। So what is output? Equal to Vc2, and Vc2 is initially uncharged, and this time also it is open circuit, it cannot charge, so 0 volt. समझ में आया? Yes, sir. अब नीचे के बाद से यहां जाओगे, नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव। फिर से यही अप्लाई करोगे, Yes, sir. यहाँ पे Vc1 अगेन चार्ज, फिर से यहाँ पे अप्लाई करोगे KVL, फिर से Vc2 0, फिर से आउटपुट 0, क्योंकि Vc2 0 तो Vout भी 0, फिर से यहाँ हो गया, फिर से 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसे करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। व्हाट इज फाइनल आउटपुट? 0 कितना आ गया बेटा? 0 सर। 0। इतना सही है क्या? यस सर। ये इंटरेस्टिंग सा सर्किट था, फटाफट फटाफट नोट कर लो, क्विकली नोट इट। सर हाँ सर इसका मतलब ये सिग्नल पास ही नहीं होगा सर्किट से। हाँ, नहीं होगा ना पास। क्यों? प्रूफ तो किया ना बेटे, प्रूफ तो किया, अभी दूसरे मेथड से भी प्रूफ करूंगा। ठीक है सर। सिग्नल दोगे ही नहीं, बस आपने सर्किट ऐसा बना दिया जिसकी वजह से आउटपुट ही नहीं आ रहा है। सर हाँ बेटा, सर जब हम कल जो भी न्यूमेरिकल्स कराए थे उनमें अगर हम कैपेसिटर की पोलैरिटी अलग लेके करते हैं तो जो VC है ना वो नेगेटिव आ रहा है। VC नेगेटिव आएगा लेकिन V0 नहीं बदलेगा, इस चीज को मैंने बोला था बेटा। V0 सेम है। V0 से और आपको V0 से मतलब है कि VC से मतलब है? नहीं सर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। अरे यार, पोलैरिटी बदलोगे तो ऑब्वियसली VC बदलेगा बेटा, लेकिन V0 नहीं बदलेगा। हमें आउटपुट से मतलब है, कैपेसिटर कितना वोल्टेज स्टोर कर रहा है ऐसे थोड़ी ना मतलब है। क्लैंपिंग सर्किट में हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, राइट? ओके सर। ऑब्वियसली। हो गया इतना? सर आगे चलें? हेलो सर। सर इसमें पीक टू पीक वोल्टेज तो हमारी फिर 0 आई है आउटपुट में। तो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है उसमें? सर मेरा पहले नेगेटिव तो तो खत्म नहीं हुआ, आपने अपनी फीलिंग पहले ही बता दी। पहले मेरी बात तो सुनो। ओके सर। आप लोग यू ऑल पीपल्स डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन, बट मेरा तो कोई सुनता ही नहीं। यही है सर्किट। यस सर। ये है हमारा सर्किट, बट उसको स्ट्रेच करके बना दिया, एक्सपैंड करके बना दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूं। प्लस माइनस ऑफ V0, C2, D2, D1, C1 प्लस माइनस ऑफ VI। किसी को प्रॉब्लम है बेटा? बताओ। नो सर। No, sir. एक अच्छी बात जानते हो, पता है? क्या सर? सर ओके, क्लैंपर। हाँ, क्या ये नेगेटिव क्लैंपर है? यस सर। ये क्या है? पीक डिटेक्टर। पॉजिटिव, पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर। क्या नाम है इसका? पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक साइकिल बना दिया, ऐसे ऐसे दिया VI,
यहां पे क्या आएगा? ये पूरा वेव फॉर्म नीचे जाएगा क्या? यस सर। कल ऊपर जा रहा था, आज नीचे Yes, जाएगा। जब नीचे जाएगा तो वेव फॉर्म ऐसे नजर आएगा एंड यू कैन नॉट डिनाई। Yes, sir. ओके, ये यहां का आउटपुट है। अब ये पीक डिटेक्टर का काम क्या है? पीक को डिटेक्ट करना। यस सर। कर लो डिटेक्ट। व्हाट इज द पीक ऑफ दैट गिवन वेव फॉर्म? 0. जीरो। तो प्रूव भी कर दिया मैंने, अब नो डाउट, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डाउट। पीक है ना, तो दिस सर्किट इज सेटिस्फाइंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ clamper, but the upcoming stage is not a clamping circuit. It is one of the special case of clamping circuit where we detect peak either positive or negative. This circuit represent peak detector, so peak will be 0 volt. आराम से नोट करो। क्लैंपर की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट है हर जगह से। अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है क्या? No, sir. शिवांगी दुबे, नो सर, गुड बेटा। हाउस योर आइज टुडे? वो ऐसे ही चलेगा, ये जिंदगी ऐसे ही ठीक है, मतलब कभी ब्लरनेस ज्यादा कभी कम। छोड़ो ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम क्लैंपिंग सर्किट खत्म होने के बारे में बात करेंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। कितना हो गया? यस सर। तो बेटा आई थिंक मैंने 2 बार पोलैरिटी बदल दी, तो बाकी जो 2 केसेस है वो कर लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. जल्दी बताओ, बाकी 2 केसेस कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रियंका, प्रियदर्शन, वीडियो ऑफ करो। प्रियंका, प्रियदर्शन, वीडियो ऑफ करो बेटा। ओके, कर लोगे मेरे को लगता है। मैं पूरा तो पूरा कन्वेंशनली कर चुका हूं। यस सर। कैलकुलेशन ऑफ डीसी या तो एवरेज वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ डीसी या तो एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। लिखो ये हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू को और क्या बोलते हैं हम? आरएमएस वैल्यू। एंड साथ साथ एक और चीज कैलकुलेट करना है, क्या? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का एक और नाम है effective value. RMS value is also referred as क्या? बताओ। वैल्यू। Effect value. Effective value. RMS value is also referred as effective values. इतना तो अभी आ गया समझ में। लिखो आप, both these values are calculated for periodic waveform. Both these values are calculated for periodic waveform. periodic waveform. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कोई एग्जाम्पल बताओ पीरियोडिक वेवफॉर्म का। Sine, cos, Sine, cos. cos. साइन कॉस। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। डीसी वैल्यू लिख दिया। डीसी वैल्यू को आप मैथमेटिक्स में ये लिखते थे, फोरियर सीरीज का पहला वाला टर्म। इसको और क्या बोल रहे हैं हम? Average value. एरिया बाय टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बेटा? एरिया बाय टाइम पीरियड। Time period. ओके, तो टाइम पीरियड इज 1/t। अरे टाइम पीरियड पीरियोडिक का ही तो होगा। इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड एंड दैट फंक्शन इज x ऑफ t इंटू dt। दिखा अभी एरिया? नहीं दिख रहा होगा, है ना? दिख गया। दिख गया सर। दिख गया?
क्या बात है, मेरे बिना बताए कैसे दिख गया आप लोग को? ये क्या है? एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। मैथ्स में इसी को क्या बोलते थे आप? फर्स्ट टर्म ऑफ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। साइन और कॉस का a0/2 कितना होता है? देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा वियर्ड नहीं है ये एकदम रिलेटेबल है, मैथ्स के साथ आप रिलेट कर सकते हो। आप बस इतना बताओ, साइन और कॉस का डीसी टर्म कितना होता है? V0/2। a0/2 होता है गधो? अबे 0 होता है। 0 होता है सर, ऊपर नीचे 0 होता है। आज तक कभी भी हमने साइन और कॉस का निकाला है क्या? एवरेज वैल्यू बोलो जल्दी। नहीं निकाला है। तो पता है, जिसका डीसी टर्म 0 होगा वो 100% एसी होगा, और जिसका एसी टर्म 0 होगा वो 100% डीसी होगा। तो अगर मैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बात करूं, जस्ट अगर मैं बोलूं मैं फोरियर सीरीज के एक्सपेंशन के बारे में बात करूं, अगर x ऑफ t कोई पीरियोडिक सिग्नल है, then it can be expressed in the harmonics of sin and cos like this. First harmonic n equal to 1 to infinite an cos of n pi t by c या n omega naught t plus bn sin of n omega naught t, where n is said to be the different harmonics of sine and cos. This is nothing but important regarding power calculation of the higher frequency as well as lower frequency, depth. But need छोड़ा उसको। अब क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि डिफाइन साइन वेव फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे पता है? सर साइन वेव फॉर्म में ना डीसी टर्म को हटाओ और an कोफिशिएंट इज 0, तो जो बच गया वो क्या बचेगा? एसी वैल्यू। प्योर साइन। अगर कॉस को डिस्क्राइब करना है तो a0/2 0 होना चाहिए और bn कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 0। और अगर मैं बोलूं कि मेरा जो सिग्नल है वो 100% डीसी है, तो an 0 और bn 0। बट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? डीसी। डीसी। अगर मैं अब मैं जस्ट बोलूं कि साइन और कॉस का मैं डीसी वैल्यू निकालूं, कितना आएगा? 0। अभी प्रूफ करने वाले उसी को, क्या बोला? प्रूफ करने वाले हैं। और ये देखो, यही मैथ्स में आप पढ़ते हो, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, क्योंकि डीसी वैल्यू से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपको अभी रिसेंटली नेट एग्जाम में, डायोड के साथ डीसी वैल्यू पूछा है ना? यस सर। यस सर। किसी ने सॉल्यूशन भी भेजा था, तो मैं उसको ट्राई करूंगा कि अब वो बन जाए डायरेक्टली इसको देखकर। तो यहां तक लिखो फटाफट, हम अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे। गुड बेटा, गौरव ठाकुर हैज रिप्लाइड लाइक कि सर आपके पास अगर साइन और कॉस होगा तो उसका डीसी वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा उसका डीसी वैल्यू साइन और कॉस का? 0 सर। 0। 0। पता चल गया सबको? यस सर। यस सर। अब एक बार हम फॉर्मूला भी लिख ले क्या आरएमएस वैल्यू का? अच्छा, पीरियोडिक कब होगा वेव फॉर्म? पीरियोडिक तब होता है व्हेन x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T, ये प्लस माइनस डाल दिया, ठीक है? यस सर। आप मैथ्स में भी पढ़ते हो बेटा इसको, सो इसको लिखो, दिस द कंडीशन फॉर पीरियोडिक सिग्नल, this the condition for periodic signal. It's very important this one. क्या ये? It's the condition for A function being periodic. periodic function. समझ में आ गया? यस सर। कोई एग्जांपल लेते हैं, हमें पहले से पता है कि साइन और कॉस क्या है? Periodic. Sin of omega t. Now it should be equal to sin of omega t is replaced by t plus capital T लिख दूं? यस सर। ये चलेगा इतना। इसको क्या करोगे? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ ओमेगा कैपिटल टी, व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इस ओमेगा को मैं पुट कर रहा हूं 2π/t, तो t से t कैंसिल, यस सर। तो साइन ऑफ ओमेगा टी
plus 360 degree Sin omega t. is equal to this. Yes. Yes, sir. Is it satisfying that condition? Yes, sir. और एक और चीज है सर माइनस क्यों नहीं लिया? अरे माइनस लेके देख लो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई कितना आएगा? Sin omega t. Sin omega t. सो कॉस हो चाहे साइन हो, दे आर स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल. कॉस हो चाहे साइन हो, दे आर Standard periodic signal. स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल. एक प्रूफ कर दिया ना, बहुत है. प्रूफ थोड़ी नहीं बोलेगा कि एग्जाम पे थोड़ी नहीं बोलेगा प्रूफ करो साइन आपका पीरियोडिक, ऐसा बोलेगा क्या वो? No, sir. नहीं. हो गया इतना. अब आगे चले बेटा. Yes, sir. अब हम 4 वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपको कैसा भी वेवफॉर्म दे दे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना और कैलकुलेट कर लेना. क्लियर? Yes, sir. ये देखो आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर. तो बताओ क्या ये Root. दिखा? अरे दिखा कि नहीं? Yes, sir. ये क्या है? Mean. मीन. तो मतलब डीसी वैल्यू भी तो मीन ही हुआ ना. हाँ. अरे एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं? डीसी वैल्यू. तो उसी को मीन थ्योरम जो पढ़ते हो आप लोग. हाँ. तो 0 to t, उसके बाद रूट मीन. ए एस का मतलब क्या है? Square. वाह क्या बात है, मेरे को सब कुछ आता है. अब समझ में आ गया गधो? Yes, sir. तो नाम इसीलिए वही है. कुछ लोग रहता है ना नाम के पीछे चले जाएंगे, सर आपका नाम गुलशन क्यों? What is there in the name? Richard Feynman. हाँ, व्हाट इज देयर इन द नेम, है ना? Yes. Yes, sir. बट गुलशन नाम के 4 फैकल्टी हो जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सर वो आदत था उसका नाम भूलने का, रिचर्ड फेनमैन का. हाँ, रिचर्ड फेमेंस एक्चुअली मेरे जैसा बंदा है, वो पढ़ा पढ़ा के सीखता रहता है. ये देखो अभी ये लिख लिया. Yes, sir. Yes, sir. अब आप दोनों फाइंड आउट करेंगे बेटा, डीसीबी और आरएमएस बी दोनों. तो लिखो आप फाइंड डीसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म. फाइंड डीसी एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म. क्वेश्चन लिखा ना आपने प्रॉपर्ली. फाइंड डीसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म. यार आपके फिजिक्स में इतने सारे साइंटिस्ट हुए हैं फिर भी आप लोग को इंस्पिरेशन नहीं मिलता यार. मिलता है सर फेनमैन से मेरे को. हाँ, तेरा दोस्त था क्या? नहीं सर, मैं उसको बहुत अच्छा लगता है सर उसके बारे में जानना. यार तुमको बहुत अच्छा लगता है. नहीं मेरे को अच्छा लगता है सर उसके स्टोरीज पढ़ने के लिए. हाँ ओके. हाँ. ये देखो अभी चलो आ जाओ बेटा बोर्ड पे. अब फोकस करें. क्या चीज चाहिए इसका? दो. AC. डीसी DC and RMS. एसी नहीं, डीसी एंड आरएमएस. सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसकी प्लॉटिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए. दिस इज माय फंक्शन. लेट इट बी वोल्टेज ले सकता हूं क्या? यस सर. देखो बेटा मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया था. स्मॉल v मतलब प्योरली एसी. Yes, sir. तो स्मॉल v मतलब प्योरली एसी. वेवफॉर्म बनाता हूं मैं. देखो अभी कुछ तो करेंगे हम लाइफ में. ये दिखा. इज इट सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सेस? ऊपर भी उतना नीचे भी उतना. यस सर. Yes, sir. यहाँ पे मैं ए नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप बच्चे नहीं हो. सर ऊपर ए लिखो नीचे माइनस ए लिखो. बस आप मेरे बातों का केयर करके बताओगे. इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया है ना, और इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया है, दोनों एरिया को मिलाओ. 0 आएगा. 0 आएगा. अरे सिमेट्रिकल. Yes, sir. इट इज हैविंग 0 एरिया अंडर 1 टाइम पीरियड. बोलो गधो. It is having 0 area in 1 time period. हाँ, तो समझ में आ गया क्या ये टाइम पीरियड है? Yes, sir. तो एक टाइम पीरियड पे एरिया कवर्ड बाय साइन वेवफॉर्म इज हाउ मच? 0. 0. So what is area upon time period? 0. 0. So what is the DC value? 0. 0.
ये एक इंजीनियर का सॉल्व करने का तरीका है। क्या बोला? इंजीनियर का सॉल्व करने का तरीका है। अब लेट्स डू लाइक फिजिक्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, वी आर गोइंग टू राइट दिस डीसी वैल्यू एज ए नॉट बाई टू। बुक्स में अगर ए नॉट भी लिखा होगा और डीसी वैल्यू लिखा होगा तो आपको एग्री करना पड़ेगा उससे, और टू को फिर आगे पीछे से नॉर्मलाइज करना है। 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके गुड। इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड। व्हाट इज दैट फंक्शन? a sin omega t। a sin omega t into what? dt। dt। मैं इसको ना अब ऐसे लिख रहा हूं, इट इज एवरेज वैल्यू। तो a by t, what is integration of sin? cos माइनस कॉस माइनस कॉस। माइनस cos ओमेगा टी। एक बार में बोलने का आदत नहीं है तुम लोग को, सही। माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा and limit will be, should I divide it by omega, yes or no? यस सर। यस सर। Okay, चलो कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करें? हाँ, नहीं क्यों ऐड करेंगे? नहीं सर। डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता, इंडेफिनिट में आता है। तो कांस्टेंट लिमिट का है कौन? लिमिट जब पुट कर चुके हो तो किस बात का कांस्टेंट? हटाओ। सो अब व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। पाई बाय टी। तो क्या 2 पाई बस बचा क्या? यस सर। यस सर। है ना, इतना तो जान सकते हो। अब ये पुट करो इस ओमेगा को, अगेन कितना पुट करोगे दोस्तों? 2 पाई बाय टी। पाई बाय टी। 2 पाई बाई टी। सर थोड़ा अच्छे से लिखो। अच्छे से लिख रहा हूं ना, एक एक स्टेप बच्चे नहीं हो आप कि अगले स्टेप में जाके ओमेगा की वैल्यू पुट करके इट्स एन अचीवमेंट हो जाएगा, है ना। तो जब ये 2 पाई बाई टी है और टी टी मल्टीप्लाई हुआ, cos 2 पाई कितना हो गया? 1। और ये माइनस था, -1। और माइनस ऑलरेडी लगेगा क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। और व्हाट इज cos 0? 1। ऑलरेडी माइनस था, तो ये हुआ क्या देखो। माइनस 0। जीरो। वो तो मैंने पहले ही बताया था। So what is the answer? 0 फटाफट नोट करो, और ये नोट करोगे कि आपके पास साइन और कॉस का, चाहे कैसा भी साइन हो चाहे कैसा भी कॉस हो, फेज शिफ्ट के साथ हो या ना हो फेज शिफ्ट के साथ, उसका डीसी वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? 0। और वो ग्राफ से भी इंटरप्रीट कर सकते हो। जितना उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पीएचसी का मतलब बताया था मैं। पीएससी नहीं बोल रहा हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? PHC। हाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नहीं तो फिर पीएससी की तैयारी करने लग जाते हो, है ना। और ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में एक टाइम पीरियड पे सेम एरिया कवर कर रहा है। पॉजिटिव एरिया इज गोइंग टू बी कैंसल्ड बाय द नेगेटिव एरिया, तो बस बात खत्म। तो साइन और कॉस का फेज शिफ्ट हो या ना हो, उसका डीसी वैल्यू कितना होगा? 0। ये डाउट नहीं चाहिए मेरे को। कॉस का निकाल लोगे, अगर हम साइन का निकाल सकते हैं तो कॉस का भी तो निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। मैं इसी का आरएमएस वैल्यू निकाल देता हूं, तो कॉस का आरएमएस वैल्यू आप निकाल सकते हो फिर। यस सर। लेट्स टॉक अबाउट आरएमएस वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर कर लो तो दैट रूट हट जाएगा, बाद में रूट लगा लेंगे। यस सर। 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड एक्स स्क्वायर टी dt लिखा था फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर टी dt मतलब साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर करो, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या करूंगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा क्या? यस यस सर। 0 टू टी 1 माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, bring that 2 over here.
Now need to integrate with the independent variable dt, differential variable dt. अब करो इसको इंटीग्रेट. सर इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा a square by 2t, नो प्रॉब्लम. आगे into t. t. cos का इंटीग्रेशन sin 2 omega t omega t by 2. omega t by 2 omega. Yes, sir. And now I am going to have limit now. Upper limit is t, lower limit is 0. What is omega? 2 pi by t. अभी पुट करो इसको. अगर हम पुट करते हैं तो यहां से तो कुछ भी नहीं है, यहां से तो सेम रहेगा a square by 2t. यहाँ पे बचेगा t को पुट कर रहा हूं मैं. t के जगह पे कैपिटल T पुट करो तो ये आ गया. अब t पुट करूंगा, t कैंसिल. साइन 4 पाई आ रहा है क्या बेटा? yes sir हाँ, नीचे को क्यों सॉल्व करोगे? साइन 4 पाई 0 होता है तो हटा दो. जीरो Yes, sir. अब ये 0 पुट किया और साइन 0 0 होता है माइनस ऑफ सब 0. सो व्हाट इज आंसर नाउ? square by 2. स्क्वायर बाय 2 t कैंसिल. a स्क्वायर बाई बोलो 2. 2 ये तो अब रूट ले लो. नाउ अब हम आरएमएस वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली. a by root 2. a बाय रूट 2 आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आया? By root 2. साइन हो चाहे कॉस हो, आरएमएस वैल्यू कितना आएगा? A by root 2. a बाय रूट 2 एंड कीप दैट वन इन माइंड. एंड आई हैव डिराइव्ड नाउ. साइन हो चाहे कॉस हो, आरएमएस वैल्यू कितना आएगा? a by a by root. दोनों का बिहेवियर डीसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में सेम है और आरएमएस वैल्यू के रेस्पेक्ट में भी सेम. गुड. कॉस के लिए कर लोगे बेटा, एक बार ट्राई करने में क्या है? Yes, sir. फिर कुछ लोग को लगता है इंटीग्रेशन नहीं तो है तो हमसे बन ही जाएगा. नहीं बनेगा आपसे इंटीग्रेशन, मैं जानता हूं, क्योंकि बिकॉज पता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तो इंटीग्रेशन नहीं बनता हमसे. आगे चले. Yes, sir. यस सर लिखो फाइंड द एवरेज एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ. फाइंड द एवरेज एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ half wave rectified output. Find the average and the RMS value of half wave rectified output. समझ में आया? yes sir इसका फोरियर सीरीज भी निकालने वाले हो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में, बट नीड नहीं है, आप उसमें पढ़िएगा. हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नीड है हम वो पढ़ा दे रहे हैं आपको. This is VM. And what is this? Time period. Time period. ठीक है इतना. ये तो t by 2 है. अब बोलो क्या इसका डीसी वैल्यू 0 है? नो. no No, sir. सबके सब तो बस पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही है. तो डीसी वैल्यू का फॉर्मूला होगा 1 टाइम पीरियड. इंटीग्रेशन 0 से कहां तक करूं मैं? डायरेक्टली बताओ. pi तक. Pi. अरे पाई कैसे? t by 2 नहीं हुआ क्या? जनरल फाइंड आउट कर रहे हैं. Yes, sir. ठीक है ठीक. जनरल फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जरूरी है क्या साइन बस पाई में ही 2 पाई में ही रिपीट होगा? नहीं हो सकता है ओमेगा नहीं, sir. इनटू वीएम साइन है. वो तो वेव फॉर्म का बिहेवियर इतने दूर के लिए तो साइन ही है. इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू डीटी. कौन कैलकुलेट करेगा? हम. अब तो एक बार ट्राई करो तो मेरे को बताओ. लिमिट पुट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा और ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखेंगे हम. बातें मत कीजिए बेटा. तो VM by pi वीएम बाई पाई सबका. Yes, sir. VM by pi. Yes, sir. yes sir आ जाना चाहिए भाई सबका. yes sir
सो ए नॉट बाई 2 लिख देता हूं, मेरी मर्जी, इज इक्वल टू, इट इज कमिंग आउट एज लाइक Vm by pi. Now it is an important result. Okay, next one. हम इसी का आरएमएस वैल्यू निकालने वाले हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कर दिया, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया सेम 0 to हाफ टाइम इंटरवल, ये Vm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर टी हुआ करता था, इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? यस सर, इंटीग्रेट करोगे कि मैं करूं? हम करेंगे। कर लेंगे। एक बार जल्दी, अभी चाहिए मेरे को रिजल्ट। अभी चाहिए मेरे को रिजल्ट। सर Vm by 2. Vm by 2। सर आरएमएस स्क्वायर निकाल रहे हैं ना हम तो आरएमएस वैल्यू निकालना है ना बेटा। अच्छा हाँ, Yes, sir, वो तो Vm by वही आ 2. रही है सर, Vm by 2। Vm by 2. Vm बेटा 1 अपॉन रूट 2 थोड़ी ना आ रहा होगा। नो सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। मेरे को आरएमएस की वैल्यू चाहिए, आरएमएस स्क्वायर नहीं मत निकालो, पूरा आरएमएस की बस वैल्यू निकालो। Vm by 2। Vm by 2. Vm by 2 सर। Yes sir. Vm by 2 इज परफेक्ट। और जब पूरा साइन वेव फॉर्म था तब क्या आया था बेटा? √2। Vm by √2। तो इस बात का केयर करोगे, ऐसे याद मत कर लेना, रट मत लेना, डाउट हो जाएगा तो एग्जाम पे डिराइव कर लेना। Yes sir. नहीं तो ना एक आंसर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट ही वैसे होता है कि स्टूडेंट थोड़ा गलत करे तो एटलीस्ट एक सही तो नजर आए और दुनिया उसको मोह माया टाइप नजर आए, है ना? हाँ, इतना सही है। Yes sir। Yes sir. स्क्वायर वेव फॉर्म का कर लेता हूं मैं। क्या बोला? स्क्वायर वेव फॉर्म का। Square wave. और स्क्वायर वेव फॉर्म के बाद शॉर्ट टूथ और फिनिश्ड, और उसके बाद हम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लिखो भाई सेम, आरएमएस एंड क्या? एवरेज, एवरेज वैल्यू, Average value. आरएमएस वैल्यू ऑफ द Square गिवन wave. वेव फॉर्म। पीटी, अरे पीटी नहीं लिखता मैं, मेरी मर्जी। ए वेव फॉर्म, एटी, एटी वेव फॉर्म गिवन है अभी। जितना इन जनरल फ्रीक्वेंट स्क्वायर वेव फॉर्म होता है ना बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंट वेव फॉर्म होता है, उसका मैं दिखाई दे रहा हूं। ये ए है और ये क्या है? माइनस ए, और ये हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड की। आप देख लीजिएगा, मैं टाइम पीरियड को नहीं 2 पाई लिया था, नहीं 4 पाई लिया था। मैं ये बता रहा हूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ, वो पूरा इंटरेस्टिंग की बात बताता रहता हूं मैं। सर, दुनिया में जितने वेव फॉर्म पीरियोडिक हैं उसका डीसी और आरएमएस वैल्यू निकालते हो, यस सर। ठीक है? यस सर। और पता है उसका डीसी वैल्यू ना टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं है बेटा। समझ में आया? आप देख सकते हो आंसर में कैपिटल टी नहीं आता कभी भी। तो वन, अगर ये 1 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, डीसी वैल्यू विल बी सेम जो आने वाला है, आरएमएस वैल्यू विल बी। सर इसका 5 सेकंड है टाइम पीरियड, तो भी क्या होगा? सेम, नो प्रॉब्लम। तो टाइम पीरियड से आपका डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? इंडिपेंडेंट। नोट करो,
DC and RMS value is independent of time Time period. 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 DC and RMS value is independent of time period. ये तो दिख रहा है ना अपने को कि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो एरिया आ रहा है ये वाला, और इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया आ रहा है ये वाला, आर दे इक्वल? यस तो पता तो चल गया बेटा कि आंसर क्या आने वाला है। सर एवरेज वैल्यू 0। Zero. क्योंकि बेटा दुनिया में जितने वेव फॉर्म है जो सिमेट्रिकल है, ऊपर उतना ही, नीचे ऊपर उतना ही, तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 Zero. है ना, a into t by 2 हाइट इंटू विड्थ एंड हाइट इंटू विड्थ विथ माइनस a into t by 2 ऐसे कर सकते हैं। बट अगर आप मैथमेटिकली जस्ट बात करना चाहते हो तो मैं बोला बेटा ऐसे लिखा मैंने, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड एंड देन वेव फॉर्म इज नथिंग बट at, a वेव फॉर्म इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम। हो गया? Yes, sir. तो 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 से लेकर t by 2 तक वेव फॉर्म की वैल्यू कितनी है देखो, पॉजिटिव a Yes, sir. a into dt प्लस लिमिट को तोड़ दो, कैपेसिटर में भी तोड़ा था मैंने, ये हो गया t by 2 से लेकर t तक। अब ये माइनस ऑफ a into dt, अरे बोलो ना यस और नो। यस Yes, सर sir. तो फिर आंसर बताओ। अब जीरो मत बोल देना आंख बंद करके, कैलकुलेट करना है, ये ऐसे करके मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। मैथमेटिकली चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग चीजों को मैथमेटिकली प्रूव किए हैं। अच्छा इधर से देखो, हाँ अभी दिख रहा है? यस सर जीरो। आ गया ना? यस सर 0। जीरो ही आ रहा है कि जीरो लेके आ जा रहे हो? आना चाहिए जीरो, Yes, लेके आना नहीं है। 0 आ रहा है सर 0। दोनों सेम ही बात है सर। हाँ, दोनों बात सेम है। ये देखा, तो same अबे अभी रिजल्ट याद था इसीलिए जीरो आ रहा था, अगर याद नहीं होता तो वो लाया आने जाता। वाली बात है, और लेके आने वाली बात वो मैं ही करता हूँ, लेके आने वाली बात को मैं ही करता हूँ। हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके चलो एक बार क्विकली सब लोग को मैं 40 to 50 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, सब लोग खुद से एक बार आरएमएस वैल्यू करो पूरा इंटीग्रेट करके, वैसे भी डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे। यस कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ 80 वेव फॉर्म। X square 50 to 70 by half a square into Karishma Chauhan is like A, Vikas Roy A, and other people's A A. also. सबका A आ रहा है? यस सर yes, ए लड़के, ऐसा आ रहा है क्या आंसर? ए लड़के, यस सर यस। क्या आ रहा है आंसर? ए A. So I can say RMS value of the square waveform. लेकिन बेटा याद रखना ये स्क्वायर वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सारे स्क्वायर वेवफॉर्म का लिख दिया ये आंसर। ठीक है? yes, sir. ऐसा नहीं है, पहले देख लेना कि कैसा स्क्वायर वेवफॉर्म दिया है, जहां पे डाउट आ जाएगा नया वेवफॉर्म आ जाएगा वहां पे आप ग्रेड कर लेंगे। डिराइव कर लोगे। तो मेरे को लगता है आप सबका कर सकते हो क्या? सारे का कर सकते हो क्या? Yes, sir. ओके मैं एक होमवर्क दूं आपका। यस यस सर। एक होमवर्क लिखो बेटा, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट राइट अ होमवर्क। फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द सॉ टूथ वेवफॉर्म। ऑफ द सॉ टूथ वेवफॉर्म, करेक्ट इतना? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज जीटी?
जी मतलब मैं, समझे? कितना सही है? यस सर। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यस सर। तो ए टी हो गया। ए स्मॉल टी व्हाट इज, अच्छा ए स्मॉल टी नहीं, चेंज इन वाई एक्सिस कितना है? ए। चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है? टी। टी। तो आपके लाइन का एक्सप्रेशन क्या बना बेटा? जी टी। क्या बोला? जी टी। जी टी। जी टी and only for one time period is nothing but change in y by change in x into t, यही है इतना। यस सर। अब इसको बस वो फंक्शन बन गया, एक टाइम पीरियड के लिए आगे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसका आरएमएस वैल्यू आई थिंक a/√3 आता है, चेक कर लीजिएगा आप। ओके सर। और एवरेज वैल्यू तो निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई टाइम पीरियड, खत्म। यस सर। आगे चलें। यस सर। What is the next topic now? Tell me. Operational amplifier. ऑपरेशन एम्पलीफायर। Okay, क्या नाम है इसका? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्लियर इतना? यस सर। फटाफट लिखो। अब मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, बोलो क्या? हाँ सर। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, हाँ सर। वो ये घड़ी है। यस सर। अरे ऑपरेशनल की स्पेलिंग क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब मैं ये डायलॉग क्यों बोला पता है आपको? याद रहेगा हमेशा के लिए, पता आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बेटा। यस सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से पूछा हुआ है, क्लियर? अब मैं ओपैम्प और बीजेटी, पहले ओपैम्प पढ़ाऊंगा, फिर बीच में बीजेटी पढ़ाऊंगा, फिर वापस ओपैम्प पढ़ाऊंगा। तो ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि टॉपिक खत्म हो गया आपका, और थोड़ा बहुत फेट बचेगा। मॉसफेट में ऑफिस से जब पूछूंगा तो ही डिलीवर करूंगा, क्योंकि मॉसफेट के आपको एज से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तब जाके हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता रहेगा, एनालॉग वाला पोर्शन, क्लियर? यस सर। यस सर। फेट बचा है, अगर देखा जाए तो सीरियसली आपका फेट ही बचा है, बाकी सब तो खत्म करवा दिया मैं। अगर मॉसफेट के लिए टाइम मिलेगा तो ही डिस्कशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिखो आप हेडिंग, इट्स अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर। मैं रिपीट नहीं करूंगा डेफिनेशन को। इट्स अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर व्हिच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। It's a high DC gain amplifier which perform mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division. Like addition, subtraction, multiplication, division, log, antilog, integration and differentiation, सब ठीक है? लिख लिया? अरे लिखा कि नहीं? यस सर। इसका गेन क्या होगा? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट हुआ। गेन क्या होगा? हमेशा एसी गेन नहीं होगा बेटा। हर एक एम्पलीफायर का गेन क्या होता है? डीसी। लेट्स राइट फ्यू एग्जांपल्स। आपको पता है मैं एग्जांपल में बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। गेन 1, एक गेन कितना आपके पास? 10। इज 10 डीसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक और ओपैम्प है हमारे पास, उसका गेन -20 है।
तो इज इट कांस्टेंट वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. आप ये बताओ सेकंड एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है कि फर्स्ट एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है? फर्स्ट First. फर्स्ट। इतना सिंपल है। अरे कैसे, 10 ज्यादा नहीं है क्या -20 से? सो गेन ऑफ द सेकंड एम्पलीफायर इज गेन ऑफ द फर्स्ट एम्पलीफायर। क्लियर? बताओ। नो सर। ओके परफेक्ट है ये, नो डाउट्स। सर आपने इनइक्वालिटी साइन को गलत लिखा है। अरे मैं गलत लिख ही नहीं सकता। -20 ज्यादा है कि 10? 10 ज्यादा है। अच्छा किसने पढ़ा है? नॉट सर 20 वोल्टेज सर मैग्नीट्यूड देखने से लग गया। वोल्टेज मैग्नीट्यूड। सर ये वाला मैग्नीट्यूड बंदा बोल भाई, तेरा एकदम बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा है ना? सर मैग्नीट्यूड सेम एज रानू मंडल है। बदल गया? Yes, sir. क्या आवाज सेम एज रानू मंडल है। लता मंगेशकर से कंपैरिजन चल रहा था रानू मंडल मैडम का, है ना? इधर देख लो अभी। अरे नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा रहा हूं क्या No, sir. बेटा? जब भी गेन के बारे में बात करेगा ना मैग्नीट्यूड लोगे। क्या बोला? मैग्नीट्यूड लेंगे। इसको देखो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक स्टूडेंट फोकस नहीं करेगा मजा कैसे आएगा? सर अरे सर ये जो 10 है ना, कन्वर्ट दिस 10 इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट एंगल फेज। कन्वर्ट दैट 10 इनटू पोलर फॉर्म। सर उसका मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी 10 है और 10 में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। शायद मैंने आपको डिस्टिल में पढ़ाया होगा। हमने सर कुछ बात की थी इस टॉपिक पे। हाँ, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बुक ओपन करो। कौन सी क्लास की पता है? 11th और 12th की। और उसमें फिर मैं डिस्कशन नहीं बताऊंगा। जहां पे नीड होगा वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। ये -20 है। कन्वर्ट दैट वन इनटू r एंगल थीटा, रिजल्टेंट एंगल फेज बेटा। व्हाट इज रिजल्टेंट? मैग्नीट्यूड बताओ। 20 फेज बताओ। 180 डिग्री 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. तो कितने का गेन प्रोवाइड कर रहा है? 20 का ना? 20 ये कितने का गेन प्रोवाइड कर रहा है? 10 And फेज डिफरेंस क्या करना है? फेज डिफरेंस मैं बताऊंगा ना, फेज डिफरेंस क्या होता है करके। ठीक है, तो -20 गेन ज्यादा है कि 10? -20 हाँ 20 इधर अभी इंटरेस्टिंग सी बात और कर लें क्या? yes, sir. एक और है एम्पलीफायर जिसका थर्ड गेन है, और वो थर्ड गेन कितना है? 1/5 थर्ड गेन कितना है बोलो ना यार देख के। 1/5. जैसे ही सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हो और किसी ने बोला गेन 1/5 है, तो बोलना क्या पता है? ये गलत है। गेन ऑलवेज ग्रेटर देन 1. हाँ, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सर वी शुड हैव गेन ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये समझ में आया? यस सर। बोलो देखो, ओपैम्प में मैंने ओपैम्प भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन क्या क्या बता दिया देखो। मैथ्स, ठीक है। Yes, sir. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी इसके बाद लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प। क्या लिखोगे? Characteristics of op-amp. Characteristics of op-amp. देखो बेटा, ये चीजें ऐसी है जिसको मैं अगर एक बार बोल रहा हूं ना तो दूसरे बार बोलने की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैथ्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो, एक बार मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा बेटा ये पोलर फॉर्म है, तो उसका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ भाई पोलर फॉर्म है, सोचना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, सब आयोटा अभी आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी चीजें नहीं है जिसमें आप दिमाग लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिमाग लगा के ही बता रहा हूं, तो आपको जस्ट ग्रास्प करना है चीजों को। नेक्स्ट पेज में लिखो, क्या लिखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? Yes, sir. उसको लिख लेना ब्रैकेट में, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प। क्या लिखोगे? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ओपैम्प। Practical op-amp. अरे लेकिन ना मेरे से एक गलती हो गई, बोलो क्या? बताओ।
हाँ देखा कितना क्यूरियस हो गया। बताओ बताओ क्या गलती किया आपने? ऐसी कर रही है। बताओ क्या गलती किया आपने? फर्स्ट आई शुड टॉक अबाउट सिंबल। इसका आईसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आईसी आपको किसी भी गूगल वाली दीदी को पूछोगे ना तो बता देगी वो। करेक्ट। गूगल वाली दीदी का नाम बताओ। एलेक्सा। एलेक्सा। मैंने उसको टाइप करके पूछा था वेयर इज माई एक्स दीज डेज। क्या आया सर? अरे मजे ले रहा हूँ यार, तुम लोग हंस नहीं रहे थे तो मैंने सोचा हंसा देता हूँ। नहीं सर, हम सोच रहे थे भी तो पूछ रहे हैं ना सर कि आंसर क्या है, कुछ तो आया ही होगा ना। He is happy in her life. Now you stay quiet. Married. ओके चलो इधर आ जाओ। अभी एक VCC वोल्टेज है और एक माइनस VEE वोल्टेज है, और आपके पास कितने इनपुट है ओपैम्प पे? देखो बेटा 2 जो सबस्क्रिप्ट 2 बोलूंगा ना तो समझ लेना पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट है, और जब सबस्क्रिप्ट 1 बोलूंगा तो नेगेटिव। और मेरे को वैसे कॉपी तो मैं देख नहीं सकता आपकी, ये और ये मिसिंग है। अब मतलब आप ओपैम्प नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर? मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी मिस नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है। राइट अबाउट V2। मैं आपके चेहरे पे स्माइल लेके आने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ठीक? तो वही कर रहा था। V2 क्या है बेटा? किसको दिया V2? पॉजिटिव को नेगेटिव को? पॉजिटिव। तो V2 को लिखो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्या लिखोगे V2 को? नॉन इन्वर्टिंग। VNI चलेगा? सर NI का फुल फॉर्म लिखाना पड़ेगा आपको पूरा वहां पे। अरे NI को लिखो नॉन इन्वर्टिंग, और V1 को लिखो इन्वर्टिंग इनपुट। V1 को क्या लिखोगे बेटा? इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग इनपुट। अगर मेरे को, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को लगा ना तो मैं ये करूंगा, देख लो। इसी को मैं ऐसे लिखूंगा V+, मेरी मर्जी। V+ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। और इसको मैं ऐसे लिखूंगा V-, सुपर स्क्रिप्ट है वो V+। ये सब एक ही रिप्रेजेंटेशन है। V2 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, V1 इन्वर्टिंग इनपुट। फिनिश्ड? इसको लिखो ये वाला पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। आप हेडिंग अपना बदलना मत। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे, उसको हेडिंग को मत बदलना, वैसे ही रहने देना। उसके नीचे सिंबल फिर कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं। पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज ये क्या है? नेगेटिव सप्लाई। एक ओपैम्प में कितने सप्लाई देते हो? अब इसका थोड़ा सा थोड़ा सा वो समझ लेना। क्या पता है सर? फिजिकल सिग्निफिकेंस। सर इनपुट और सप्लाई में समझ में नहीं आता। एसी का स्विच ऑन करना वो सप्लाई हुआ, समझ में आया? तभी आप घर में बोलते थे बेटा सप्लाई चालू कर दे करके। एसी का स्विच ऑन करना क्या होता है? सप्लाई देना। और रिमोट कंट्रोल से एसी को कंट्रोल करना ये होता है इनपुट। रिमोट कंट्रोल से एसी को कंडेंसर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, वो सनलाइट में अलग, मतलब सनसाइन में अलग काम करता है। एम्बियंस एनवायरनमेंट जनरेट करना, वो सब कौन कर रहा है? इनपुट। और सप्लाई वोल्टेज क्या कर रहा है बता दिया मैंने। और व्हाट इज V0? आउटपुट। करेक्ट। जो ओपैम्प पढ़ने वाले हैं, और दुनिया के किसी भी एग्जाम्स में जो ओपैम्प का सिलेबस है बेटा, उसमें सिंगल आउटपुट ओपैम्प है, मल्टीपल आउटपुट ओपैम्प आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? और वो मल्टीपल आउटपुट ओपैम्प अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जितना सिलेबस डिस्क्राइब किया है सारी बुक्स में वो IC 741 के बारे में बात किया है, बाकी सबका सिर्फ स्पेसिफिकेशन गिवन है। तो हम अपने पूरे सिलेबस में किसको डिस्कस करने वाले हैं? सिंगल आउटपुट ओपैम्प। सिंगल आउटपुट ओपैम्प। और इसका नाम क्या है? 741। IC 741। इसका सबका अपना सिग्निफिकेंस है, जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या पढ़ रहे थे इसके बाद हम? कैरेक्टरिस्टिक्स।
बातें मत कीजिए बेटा। लिखते जाओ इसको। इधर नेगेटिव सैचुरेशन लिखा हुआ है और उस साइड पे पॉजिटिव सैचुरेशन लिखा हुआ है। बना लिया अभी? यस सर। यस सर। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है पता है? आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल ओप एम्प। प्रैक्टिकल। हाँ, एक्स एक्सिस में क्या है? वी आई। एंड व्हाट इज वी आई की वैल्यू? V2 माइनस V1। वर्टिकल एक्सिस पे V नॉट है। ये पॉजिटिव सैचुरेशन लिखा हुआ है, कांस्टेंट हो गया सैचुरेटेड। ये नेगेटिव सैचुरेशन है। और ये येलो लाइन क्या है? लीनियर रीजन। और लीनियर। ये है क्या? ये स्ट्रेट लाइन है? यस सर। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन येलो लाइन को डिस्क्राइब किया हुआ है, नॉट पॉजिटिव सैचुरेशन, नॉट नेगेटिव सैचुरेशन। व्हाट इज दिस मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंटिंग ग्राफ इज इन? बेटा y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है? लीनियर रीजन ही तो हुआ ना? यस सर। हाँ ठीक है। फिर अभी ये बता दो, इस जो लीनियर लाइन का स्लोप कितना है कंपेयर करने के बाद? कितना है? ए ओपन लूप। ए ओपन लूप। तो m रिप्रेजेंट स्लोप एंड AOL रिप्रेजेंट ओपन लूप गेन। AOL का नाम ओपन लूप गेन। ए मतलब गेन। अभी ना बहुत सारे लोग पता, जैसे ही मैं ओपन लूप गेन बोलूंगा ना उनका दिमाग खत्म, ब्लैंक। ये क्या होता है? अबे यार पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे का नहीं सोचना है आपको, मेरे साथ साथ चलो, तब जब सोचने को बताएंगे तो आप देखना। नेक्स्ट वन लिखो। AOL रिप्रेजेंट ओपन लूप गेन, ए रिप्रेजेंट गेन, OL रिप्रेजेंट ओपन लूप। ओपन लूप। ए रिप्रेजेंट गेन। हमेशा पूरे एम्पलीफायर में, हमेशा पूरे एम्पलीफायर में कैपिटल ए क्या होगा? गेन। और OL का लिख दिया मतलब ओपन लूप गेन। हो गया? यस सर। यहां तक तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है? इसमें भी पढ़ने वाले ओप एम्प को, लीनियर में भी पढ़ने वाले, और नेगेटिव सैचुरेशन। सैचुरेशन बोल दिया मतलब दोनों सैचुरेशन कवर अप हो जाएगा। हो गया? यस सर। और बाकी सारा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? Op amp operates in two different region. One is linear, one is saturation, and that saturation can be positive or negative. ठीक है, आगे चलें अभी। यस सर। लिखो characteristics of ideal op amp. Characteristics of ideal op amp.
फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। आप वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखो बेटा, क्या बोला? वर्ड्स के फॉर्मेट में। इनफाइनाइट ओपन लूप गेन ये आइडियल ओप एम्प का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनफाइनाइट ओपन लूप गेन लिखा? यस सर। अब मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख रहा हूं, AOL is approaching towards infinity। सेकेंड पॉइंट लिखो, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस। आप पूरे वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखोगे इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस। लिखा? इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस लिखा क्या बेटा? यस सर। तो उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, R मतलब रेजिस्टेंस, I मतलब इनपुट इंपिडेंस। यस सर। रेजिस्टेंस को इंपिडेंस बोल सकता हूं, लेकिन इंपिडेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता। ये सब चीजें बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वन, थर्ड लिखो, जीरो आउटपुट इंपिडेंस। तो जीरो को तो इक्वल टू लिख सकता हूं मैं। अब मैं सोच रहा हूं बेटा, मैं डाउट वहीं पे क्लियर करूंगा जहां पे एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को डाउट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ नहीं रहे हो शायद। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में? अराउंड 40 आवर्स। यस सर। अराउंड 40 से ज्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी मैंने बोला अराउंड 40 आवर्स। ओवरऑल बैच की बात कर रहा हूँ। और डिजिटल ऑलरेडी 30 घंटे पढ़ चुके हो, तो कुछ लोग तो 70 आवर्स टाइम डेडिकेट कर चुके हैं, है ना? तो यार अब अपना कम से कम थॉट प्रोसेस तो बढ़ गया होगा ना? यस सर। क्योंकि बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब फट से बोला करो अपने आप को ओपन सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस मतलब अपने आप को बोला करो शॉर्ट सर्किट। इतना दिमाग काम करना चाहिए। हर छोटी बात को डिस्क्राइब अप करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ओम्स लॉ पढ़ा चुके थे आपको। नेक्स्ट वन लिखो, बैंडविड्थ आइडियली। बैंडविड्थ आइडियली कितना होगा? Infinite hertz. Ideal bandwidth is how much? Infinite hertz. Next देखो, फिफ्थ वन लिखो, स्लीव रेट। स्लीव रेट S is infinite। हो गया? स्लीव रेट कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। जितना जितना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की नीड है वो पढ़ाया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि CMRR, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ऐसा। उसकी जब नीड होगी तब बात करेंगे, जब नीड होगा तब, अदरवाइज नहीं। हो गया इतना? बोलो जल्दी। यस सर। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन लिखो, लीनियर फेज अप्रोक्सीमेशन। लीनियर फेज, अच्छा लीनियर फेज अप्रोक्सीमेशन मत लिखो, लीनियर फेज रेस्पॉन्स लिखो। लीनियर फेज रेस्पॉन्स। फेज मतलब क्या होता है? एंगल। तो एंगल का बिहेवियर क्या होगा उसका? लीनियर। लीनियर। हो गया इतना? यस सर। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता है इसमें क्या है? ये क्यों पता है? क्योंकि बुक्स में इसके बारे में बात नहीं किया हुआ है। और अब अगर आप इन जनरल ओपैम का वीडियो देखते भी हो तो 0.1% टीचर भी इसका डिस्कशन नहीं किए हुए। क्लियर? अब इसको डिराइव कर लें, बाकी का डेरिवेशन तो फुद्दू है, इजी, ज्यादा डेरिवेशन की बात ही नहीं है। आइडियल को क्या डिराइव करना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीनियर फेज रिस्पांस। लीनियर फेज रेस्पॉन्स। अब इसमें इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, CMRR और इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और एक और होता है इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसका डिस्कशन करने का ऐसा नीड नहीं है। क्लियर?
और CMRR का भी डिस्कशन करने का नीड नहीं है, बट अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम प्रॉपर डेप्थ में जाएंगे ओपैम्प के। लेकिन यही वाला जो डेप्थ है ना, इसका इतना डेप्थ कवर करूंगा कि डेप्थ को भी शर्म आ जाएगा कि कितना डेप्थ कवर किया इसने। कैसा लगा डायलॉग? ठीक है, ऐसा बीच बीच में बोल दिया करो। ये बता दो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब उसके बाद डायरेक्टली मैथमेटिकल फंक्शन लिखूंगा मैं, और उस मैथमेटिकल फंक्शन को लिखने के लिए मैं आपका जस्ट फ्यू मिनट्स का टाइम लेने वाला हूं। एक अच्छा एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। एक अच्छा एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? यस सर। तो उससे ये क्विकली डिराइव हो जाएगा, और उससे ना बेटा ये बैंडविड्थ वाला पार्ट भी क्विकली डिराइव हो जाएगा। अब आप मेरे को सुन पा रहे हो घर पे बैठ के? यस सर। तो उसकी दो वजह है, बैंडविड्थ फर्स्ट, गेन सेकंड, नेक्स्ट वन। ये सब तो है ही हमारे पास, लेकिन जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो क्या फ्यू माइक्रोसेकंड, फ्यू नैनोसेकंड या फ्यू सेकंड्स के डिले के बाद सुन रहे हो? डिले के बाद ही बोलते थे वीडियो लैग करके आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट वन, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप सुन रहे हो। अगर चैनल या एम्पलीफायर खराब हो जाएगा तो हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए। नेक्स्ट वन, अच्छा एग्जांपल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो, जब क्रिकेट का लाइव ब्रॉडकास्ट होता है तो आपको पता लाइव तो बोलते हैं, लेकिन आपके पास जो घर में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो लगभग 1 सेकंड के आसपास का डिले होता है। यस सर। मैच जो चल रहा है वहां से आपके घर तक जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें 1 सेकंड का डिले होता है। मतलब मैं अपना मैसेज अगर कहीं पे भी दूंगा तो डिले तो होना मैंडेटरी है, बिना डिले के तो बात ही नहीं है। मैं क्लास में एग्जांपल बोलता हूं तो जो पहला वाला बच्चा जो बैठा हुआ है फ्रंट बेंच पे, ऑनलाइन क्लास पे तो फ्रंट बेंच और लास्ट बेंच का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। यस सर। तो फ्रंट बेंच पे जो बच्चा बैठा है और जो आखिरी बेंच में जो बच्चा बैठा है, दोनों के सुनने में अराउंड 1 नैनोसेकंड या नैनोसेकंड का डिले होता है। ठीक? यस सर। लेकिन सुनाई दोनों को चीजें वही सुनाई देती है। मतलब मैसेज डिस्टॉर्टेड होके नहीं आ रहा है, प्रॉपरली डिलीवर हो रहा है। उसकी दो वजह है। अभी तो आपको पता है मैं माइक लगाया हूं। माइक क्यों लगाया हूं या माइक्रोफोन क्यों लगाया हूं? एम्पलीफिकेशन के लिए। अगर हम 200 का क्राउड ले रहे हैं तो हम एम्पलीफिकेशन करेंगे। यस सर। तो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, गुड बात। दूसरा डिले हो रहा है, सेकंड बात। अब यही वाला डिले आप तक जाएगा एम्पलीफाई होके तो चीजें समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, इमेजिन करो एज इट इज सुनाई दे रहा है 1 घंटे बाद, तो आप कुछ बोलोगे क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ था आपकी वीडियो में? नहीं बोल सकते। सब कुछ परफेक्ट है। मैं बोला डिले हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म डिले है हर जगह पे, ऐसा नहीं। देखो जैसे मैं इसको लिखा ऐसे सीक्वेंस में लिखा, और आपको भी घर में इसी सीक्वेंस में डिलीवर हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले छठवां पॉइंट आ गया, फिर चौथा पॉइंट आ गया, फिर पहला पॉइंट आ गया, फिर पांचवा पॉइंट आ गया। ऐसा डिलीवर हो रहा है क्या आपको? नहीं। नो सर। आपको तो पूरे सीक्वेंस में डिलीवर हो रहा है। अगर ये सीक्वेंस में डिलीवर हो रहा है तो ये चीजें बहुत मैटर करेगी। अगर लीनियर फेज अप्रोक्सीमेशन के बदले या लीनियर फेज रेस्पॉन्स के बदले अगर नॉन लीनियर फेज रेस्पॉन्स आ जाएगा तो पहला पॉइंट के बदले आपको तीसरा पॉइंट पहले दिखाई देगा लिखते वक्त। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम। लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम। y ऑफ t मेरा आउटपुट है। y ऑफ t क्या है? आउटपुट। आउटपुट मतलब जो आप सुन रहे हो वो एम्पलीफाई हो क्या रहा है? यस सर। यस सर। ए तो कैपिटल ई रिप्रेजेंट एम्पलीफायर का गेन, और x ऑफ t मेरा इनपुट था। और फिर आप बोलोगे सर आप yt x ऑफ t क्यों ले रहे हो? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में yt xt तो रहता है। वो xt इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, yt आउटपुट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन सर दिक्कत क्या पता है कि कुछ ना कुछ डिले के बाद आ रहा है। सही है? तो मैसेज सिग्नल ये x ऑफ t है या वीडियो सिग्नल है, वो डिले होके आ रहा है और साथ में एम्पलीफायर के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट वन, कैन यू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म? ए का ए,
एक्स ऑफ टी का आपको बोला था कैप्स अल्फाबेट यूज करते हैं हम, आप लैपलास भी ले सकते हो, Yes, sir. लैपलास ले Yes, सकते sir. हो क्या? Yes, sir. लैपलास लेके दिखा दूं? Yes, sir. लैपलास भी लेके दिखाना पड़ेगा। देखो y ऑफ s इज इक्वल टू a का a बताया था सब लैपलास ट्रांसफॉर्म भी इनटू e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ s td। नाउ s इज रिप्लेस्ड बाय j ओमेगा, क्या आ गया? Yes. Fourier. हाँ, इतना एम्फेसाइज क्यों करना पड़ता है मेरे को? y ऑफ j ओमेगा डिवाइड बाय x ऑफ j ओमेगा is equal to some constant amplifier का gain into e to the power of minus of j theta, sorry e raised to the power of j theta बोलना चाहिए ना, j theta से कंपेयर करेंगे, e raised to the power of j theta. So what is theta now? What is theta now? Phase. Now what is phase? कितना आ रहा है क्या phase? Is your phase linearly depending on frequency? Yes. नहीं यार, इतने गधे हो क्या? अबे y Yes, sir. इतने गधे बच्चे मुझे नहीं पता था। समझ गए। ये y इक्वल टू m x। What is x? Yes, sir. TD. Minus T. Omega. Yes, sir. What is slope? Minus TD. Minus TD. So is my phase linearly varying with frequency? Yes, sir. Yes, sir. Important derivation. Nobody is going to derive that one. मैंने बोला नहीं, ये कम्युनिकेशन के टॉपिक मैंने ओपैम्प में ऐड किया बेटा। तो एक अच्छा ओपैम्प, एक अच्छा एम्पलीफायर या एक अच्छा ओपैम्प, अभी तो ओपैम्प पढ़ रहे, एक अच्छा ओपैम्प या अच्छा एम्पलीफायर क्या करेगा पता है? उसका जो गेन होगा, क्या ये गेन है? आउटपुट बाय इनपुट। Yes, sir. मैंने बोला था गेन का हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, जस्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने बोला था गेन का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आएगा सर। A आएगा। अबे e रेज़ टू द पावर ऑफ j थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। One. मैं लिखा देता हूं sin थीटा प्लस cos थीटा, वो cos थीटा प्लस sin थीटा वाला, ठीक है? आइलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन सर, फेज तो बताओ। फेज कितना आया? Minus omega TD. Minus omega TD. ओके तो सुन लो ध्यान से, वो पॉइंट आप खुद लिखना। दुनिया में जितने अच्छे एम्पलीफायर हैं जिसका फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रहा है, उनका गेन शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड गेन एंड फेज शुड बी linearly varying with respect to frequency। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ये पॉइंट क्विकली नोट करो तो, जस्ट मैं आ रहा हूं तब तक इसको नोट करो, और देखो जो मैम पढ़ाया उसको नोट करो और एक बार समझो। बोल सर ने दोबारा बताइए। गुड एम्पलीफायर आगे। Gain is independent of frequency.
वो पॉइंट लिख लिया था? यस सर। एक अच्छे एम्पलीफायर का गेन क्या होगा? कांस्टेंट। और फेज क्या होगा? लीनियरली डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये मैंने पूरा डिराइव करवा दिया। डेरिवेशन सही लगा? और ये लिखो आप, एक कांस्टेंट गेन और फेज जो लीनियर है ना, उसको लिखो आप, दिस इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन। क्या लिखोगे? ये जो लिखा है ना बेटा, ये वाला is the condition for distortionless transmission, is the condition for distortionless transmission. समझ में आया? यस सर। हाँ, अभी ओपैम्प शुरू भी नहीं हुआ है एंड इतना सारा डील कर रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कंसेप्ट टू हैंडल ideal op amp. Concept to handle ideal op amp. समझ में आ गया? बताओ। यस सर। अब याद रखना बेटा, ओपैम्प तब तक आइडियल होगा जब तक वो खुद ना बोले कि मैं नॉन आइडियल हूं। तब तक क्या लोगे ओपैम्प को? आइडियल। जब तक वो खुद क्वेश्चन वाला ना बोले कि देख मेरा ओपैम्प क्या है, नॉन आइडियल, तब तक क्या लोगे? आइडियल। समझ में आया? यस सर। तो अब देखो, सबसे इजीएस्ट टॉपिक एनालॉग का क्या है? ओपन। और सबसे टफेस्ट टॉपिक क्या है? ओपन। तो दोनों का एवरेज निकालो। ओपन। ओपन। ओके, ना कोई टफेस्ट, कोई भी चीज टफ नहीं होता, कोई भी चीज इजी नहीं होता। द थिंग इज लाइक दैट, ऑल अबाउट माइंडसेट। हो गया? यस सर। अब देखना, सबसे इजी आपको ओपैम्प लगेगा, सब आपको एनालॉग भी इजी लगेगा, बट ओपैम्प क्या होता है ना, ओपैम्प इज सॉल्विंग लाइक सुडोकू, एक गेम होता है ना। सर वो नंबर फिल करना है। हाँ, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है। तो अभी आ जाओ, लिखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल शॉर्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट। लेकिन मैं क्या बोलूंगा? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। लिखो आप, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, according to virtual ground concept, input terminals of op-amp must be exactly at same potential. According to virtual ground concept, input terminals of op-amp must be at the same potential. What is open loop gain? मेरे को बताओ, what is open loop gain बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। ओपन लूप गेन इज इक्वल टू कितना आया था? V नॉट डिवाइड बाई, याद करो, स्लोप था ना भाई, लूप नहीं था क्या? यस सर। अरे m की बराबर, m की वैल्यू कितनी आएगी? बॉटल थोड़ा दे दो, खत्म हो गया। y अपॉन x। हाँ, बॉटल को लेके पॉइंट आउट कर रहा था मैं। अरे y बाई x भाई, सिंपल। यस सर। बट यार ओपन लूप गेन कितना है? पूछो इसको कितना है, तू वो क्या बोलेगा? मैं तो इन्फिनिटी हूँ। तो जब ये इन्फिनिटी है तो ये क्या है? जीरो। जीरो है ना? जब ये इन्फिनिटी है तो इनपुट कितना है? V2 माइनस V1। जीरो। जीरो। तो V2 माइनस V1 बराबर जीरो। सो आई कैन राइट V2 इज इक्वल टू V1। अगर ओपैम्प में कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है, वो ये। अगर ओपैम्प में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये, इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ओपैम्प मस्ट बी एग्जैक्टली एट सेम पोटेंशियल। Input terminals of the op-amp must be exactly at same potential. Suraj Pandey, good comment. If you hate op-amp, then you must have learned from a wrong teacher. हो गया इतना?
मैं कोई भी ओप एम्प लूं, दोनों टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा? अगर ये 5 तो ये भी 5, ये -0, मतलब सॉरी ये अगर 0 तो ये भी 0। नेक्स्ट लिखो सेकंड कंसेप्ट। Op amp consists of zero input current. Op amp क्या बेटा? Op amp बोलो। Consist of zero input current. Consist of zero input current। जितना भी op amp हम डील करने वाले हैं उसके इनपुट में कितना करंट फ्लो होगा? Zero. ठीक है। रीजन क्या है? RI कितना है? Infinite. When resistance is infinity तो करंट कितना फ्लो होगा? Zero. Open circuit. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट। ये प्लस इधर लिख दिया, ये माइनस इधर लिख दिया, ये V0 है। मैं बता दे रहा हूं, प्लीज जितना ओप एम्प मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है उसको प्लीज पढ़ के आइएगा बेटा, ठीक है? अगर आपको ओप एम्प का डेप्थ जानना है तो मेरा एक ऐसे ही जस्ट यूट्यूब में एक वो ओप एम्प का वो डाला था मैंने, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ ओप एम्प एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम्स, वेदर इट इज फिजिक्स, इंजीनियर्स, जितने सिलेबस पे है सब जगह पे सब लोगों ने गलत सॉल्व किया था। इंडिया में एक ही बंदे ने करेक्ट, 2 बंदों ने करेक्ट किया था, एक मैं और एक मेरे सर है चंद्रकांत सर, उन्होंने ही सर करेक्ट किया, बाकी सब लोगों ने क्या किया पता है? गलत। इवन IIT वालों ने भी गलत किया हुआ है और ऑप्शन भी गलत है उनके। समझ में आया गधों? Yes sir. तो अभी जितना मैंने जितना पढ़ाया है ना वो मूवी का ट्रेलर भी नहीं है। What is the resistance ideally of an op amp input? ये रेजिस्टेंस कितना है? Infinite. अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट है ना? Yes sir. तो जब ये इंफिनिटी है तो ओप एम्प के अंदर जो जाने वाली करंट है वो कितनी हो जाएगी? Zero. मैं इसको बोल रहा हूं अगर जीरो करंट जाएगा, देखो बेटा KCL के हिसाब से जो जाएगा वही तो आता है ना। तो जो करंट जा रहा है 0 तो बाहर कितना आ रहा है? Zero. हो गया। ये सप्लाई वोल्टेज के बारे में बाद में बात करेंगे। जितना भी छोटा मोटा आपका डाउट अराइज हो रहा है ना वो लगभग 5 to 10 क्लास तक ओप एम्प का जब डिस्कशन खत्म होता रहेगा ना एक भी डाउट नहीं बचेगा आपको। बट याद रखना बेटा जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं ना तो 100 स्टूडेंट में से ना 5 लोग को प्रॉब्लम अराइज होता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको नोडल नहीं आता। समझ में आ रहा है? Yes sir. या आपके बैचेस में भी होने के चांसेस है। जिसने आज तक मुझे फॉलो नहीं किया है KCL, KVL, नोडल और मैश को लेकर उसको अब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होने वाला है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नोडल। नोडल में मैंने बोला था जिस पोटेंशियल पे आप खड़े हो वही डोमिनेंट है, उसी जगह पे हम आउटगोइंग करंट को फाइंड आउट करते हैं और क्या लिखते थे? 0, है ना? ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? अभी हमारे पास टाइम है। Yes sir. अभी देखना मैं ओप एम्प को कितने इजी वे में हैंडल करने वाला हूँ, कितने इजी वे में। इवन ओप एम्प खुद भी बोलेगा इतना इजी तो मैं हूं नहीं। चलें आगे। 2 कंसेप्ट बताया है। ओप एम्प के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा? सेम। और ओप एम्प के अंदर कितना करंट जाएगा? 0। अब बहुत सारे गधे लोग क्या बोलेंगे? सर आउटपुट का तो डिस्कशन नहीं कर रहे हो आप, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन तो दुनिया में तू पहली बार पूछ रहा होगा और तेरे को पता ही नहीं। सही है? Yes sir. सारा डाउट क्लियर होगा बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सिंपल सर्किट से स्टार्ट करें क्या? Yes sir. ऐसे हेडिंग लिखो, आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प। आप अलेक्जेंडर साडुकू की बुक रखी है आपके पास? Yes sir. हाँ, मैंने बोला था ले लो यार।
इतना इन्वेस्टमेंट तो चलता है, 500-600 रुपए की बुक हम अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, जबकि पता है कि वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा। उसमें ओपैम दिया बेटा, उसमें अच्छी बात यह है कि हालांकि वो बुक नेटवर्क थ्योरी के, लेकिन उसमें ओपैम दी गई है, तो इंटरेस्टिंग है वो। डोनाल्ड नीमन में ओपैम उतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। आइडियल इन्वर्टिंग ओपैम, प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। सर्किट में बना रहा हूं, फिर आप बाद में बनाना। ओपैम्प में कोई भी स्टूडेंट पोलैरिटी को मिस नहीं करेगा। एक ओपैम्प में किसी ने पूछा कि कितने इनपुट होते हैं, तो आप बोलोगे 2, एक तो इन्वर्टिंग और दूसरा क्या? नॉन इन्वर्टिंग। सिंगल आउटपुट ओपैम्प हम डील करने वाले हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया? ग्राउंड। देखो मुझे ऐसा लगता है कि एमएससी के टाइम पे आप लैब जरूर गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। यस सर। यस सर। जो नहीं गए चुप रहो, जो नहीं गए वो चुप रहो, है ना? क्या तू चुप रहे, है ना? अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं है क्या? तो तू चुप ही रहे। अब जितने लोग लैब गए हैं ना बेटा, तो आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फाइंड आउट किया। अब देखो हमारा रिजल्ट जो आने वाला है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉग, एंटी लॉग, ये सब कुछ रिजल्ट मैच करेगा। आपने ब्रेडबोर्ड में इस आईसी को इंप्लीमेंट किया था, रेजिस्टेंस आप लैब अटेंडेंट से मांगते थे, इनपुट देते थे फंक्शन जनरेटर से और आउटपुट लेते थे सीआरओ पे, ऐसे करते थे। यस सर। तो मेरा इनपुट क्या है? VI, ये रेजिस्टेंस है R, और ये रेजिस्टेंस क्या है? RF। R2 भी ले सकते हो, बट RF क्यों लिया पता है? बिकॉज RF रिप्रेजेंट फीडबैक रेजिस्टेंस। RF रिप्रेजेंट, बोलो, फीडबैक रेजिस्टेंस। सर फीडबैक क्या है? फीडबैक का मतलब आप आसान भाषा में लिखिए। क्या लिखा? आसान भाषा में लिखा। आउटपुट से इनपुट कोई एलिमेंट अगर कनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फीडबैक एलिमेंट। कैपेसिटर है तो बोलोगे फीडबैक कैपेसिटर। अगर कोई एलिमेंट आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट कर रहा है तो क्या बोलेंगे? फीडबैक। ये देखो आउटपुट ये है और ये इनपुट। फिर आप बोलोगे सर ये इनपुट है, ये सर्किट का इनपुट है और ये ओपैम्प का इनपुट है, ये वाला। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आउटपुट से लेकर इनपुट को कनेक्ट कर रहा है? RF। तो नाम क्या हुआ? फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस। फिर कुछ गधे आ जाएंगे इनोवेटिव थॉट के साथ, और इनपुट से आउटपुट को भी तो कनेक्ट कर रहे हो। तो क्या साला यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना? आप सुन लो ध्यान से। कभी ट्रेन पे ट्रेवल किया है? कभी मॉल पे गए हो? पेंटालून्स वाले ना सामने फीडबैक सर्किट रखे हुए उन लोग। सर प्लीज पुट योर फीडबैक बोलते हैं। यस सर। वो फीडबैक आप भरते हो कि वही जा जाके बार बार भर देता है? नहीं सर, हम ही फिल करते हैं। फीडबैक पता है, फीडबैक कोई एक ही बंदा भर सकता है। कस्टमर ही फीडबैक देता है सेलर को, कि सेलर फीडबैक दे देगा। ओला में जब ट्रेवल करते हो तो बोलता है ना 5 स्टार दे दो। यस सर। वो फीडबैक है, वो खुद क्यों नहीं भर लेता फीडबैक को? मैं ही भर लूंगा अब तो। हाँ, तो फीडबैक, इसीलिए जो आपको एग्जांपल दिया ना बेटा, भूल के भी मत बोलना कि सर फीडबैक का मतलब इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करता है। जितनों सीक्वेंशियल पढ़ लिया है उनको पता है कि फीडबैक का मतलब आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करता है। हो गया? नो फर्दर डिस्कशन। नेक्स्ट वन, फीडबैक का वैरायटी क्या है? नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक? फीडबैक नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव फीडबैक। क्या देखो, ये है फीडबैक पाथ। क्या है ये? फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ। ओके, नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ फीडबैक? टाइप ऑफ फीडबैक, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये लिखो, वी आर हैविंग नेगेटिव फीडबैक इन दिस ओपैम्प। ऐसे लिखो आप, वी आर हैविंग नेगेटिव फीडबैक इन दिस ओपैम्प। कैसा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक। ओके, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट।
virtual ground concept is valid for only negative feedback. इसको बाद में मैं मॉडिफाई करूंगा, इसको बाद में मैं मॉडिफाई करूंगा. अभी क्या लिख रहे थे? virtual ground concept is only valid for नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक. अभी ये डेफिनेशन आगे जाके चेंज होने वाला है, बट अभी के लिए इट इज ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या बोलता है मुझे बताओ. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बोलता है कि इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा. सेम होगा. समझ में आ गया? समझ में आया क्या? यस. इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? सेम. पक्का एग्री कर रहे हो? यस सर. यहाँ यस सर. यस सर. जितने लोगों ने एग्री कर लिया ना, मैं आपके पास ऑन पेपर लिखने को तैयार हूं कि ओपैम्प भी समझ में आ गया. फिर आप बोलोगे सर कैसे? तो आपको वेट करना पड़ेगा 15 आवर्स. बस इतना बता दो, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज सेम होगा. क्यों? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की वजह से. अब एक आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, उसके बाद अगर कभी पूछा ना कि सर क्यों सेम है करके, मैं बता दे रहा हूं बेटा, वहां से रिमूव कर दूंगा और ऑफिस से भी रिमूव करवा दूंगा मैं. फिर कभी नहीं ज्वाइन कर पाओगे. इसीलिए सुन लो ध्यान से, क्योंकि ओपैम्प जब भी पढ़ाता हूं ना, एक ही डाउट पूछते हो आप लोग, ये और ये सेम कैसे हो गया सर, है ना? तो एक तो सेम हो गया. अगर सेम हो गया ये है तो ये दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एंड इट इज वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक एंड दिस इज माय फीडबैक. नेक्स्ट वन, जिसको ये पता चल गया कि ये दोनों वोल्टेज सेम है, उसको ओपैम्प भी आ गया. अब आंख बंद कर लो, नहीं भी समझ में आएगा तो भी जबरदस्ती समझ में आ जाएगा ओपैम्प. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. अब अगर बोलोगे ना सर नहीं समझ में आ रहा है, तो भी समझ में आ जाएगा आपको ओपैम्प प्रॉपर्ली. ठीक. अब देखो, ये तो मैंने बता दिया ना कि ओपैम्प के अंदर कितना करंट जाता है. 0. कितना जाता है? 0. ये वाला जो रेड कलर का या पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, इस करंट के बारे में बात करो या इस करंट के बारे में बात करो, जाए या आए. अरे जीरो तो जीरो ही होता है, चाहे वो जाए चाहे वो आए. बोलो यस और नो. यस सर. ओपैम्प के अंदर कितना करंट जाता है? ओपैम्प के अंदर ना, इस करंट को जीरो नहीं बोलेगे, देख लो, इस करंट को जीरो नहीं बोलोगे. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे? 0. 100 बार बताया था मैंने पिछले वाली बैच को, 100 बार, 100 टाइम्स. फिर भी जब 101 बार जब पूछा ना कि इसमें करंट कितना है या यहाँ पे कितना करंट है, तो बोले अननोन बोलते थे साले लोग, सबके सब. समझ में? 100 बार के बाद पूछ लीजिएगा अपने सीनियर लोग को. 100 बार बताता हूं मैं इस बात को, है ना, पेशेंस के साथ, और फिर भी मिस्टेक कर रहे हो, है ना. बहुत लोग को लग रहा होगा. अब आप जितना मैंने मैसेज आज डिलीवर किया है ना, ये अगली क्लास में कोई मैसेज डिलीवर नहीं करूंगा अबाउट ओपैम्प. और आपको दिख जाएगा कि यार फर्स्ट क्लास जिस दिन सर ने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे एम्फेसाइज किया था ना, उसके सिवा ओपैम्प में कुछ है ही नहीं. बहुत लोग ये सोच रहे होंगे साला इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, तो उन लोग को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. ये ट्रायंगल के अंदर क्या है बताऊंगा मैं टाइम के साथ. समझ में आया? ये मेरे पढ़ाने का तरीका है. समझ में आ गया? देखो, इस सर्किट को एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम लगा? 10 मिनट. 10 मिनट. अब देखो सालों सॉल्व कैसे करता हूं मैं. 0 माइनस वी आई, फटाफट देखो, 0 माइनस वी आई बाई आर एंड 0 माइनस वी नॉट बाई आर एफ. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसीलिए इतनी सारी चीजें पढ़ाया था मैं. बताओ समझ में आया? ये यस सर. हो गया. ओपैम्प यही है. अब समझ लो आप कितना एफर्ट दिया मैंने इस सिर्फ इस लाइन को लिखने के लिए. इतने दिनों से मैं एफर्ट दे रहा था. कितने दिनों से पता है? लगभग 40 आवर्स से एफर्ट दे रहा हूं सिर्फ इस लाइन को लिखने के लिए, एक सिंगल लाइन को लिखने के लिए. तो आप सोच सकते हो मेरा डेप्थ किरचॉफ्स, ओम्स इस सबसे ज्यादा है. सो व्हाट इज V नॉट बाई Vi? कैलकुलेट. माइनस आर एफ अपॉन आर एफ. 0 minus Vi by R, 0 minus V naught by RF. So what is V naught by Vi? कैसा लगा ओपैम्प आपको पहला वाला? बिल्कुल इजी.
मैं लिटरली बता रहा हूँ बेटा, सारे ओपैम जितने दुनिया में ओपैम्प है, मैं सबको किसे सॉल्व करने वाला हूँ? नोडल से। सिर्फ नोडल से सॉल्व करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लग रहा है सर कैसे प्रैक्टिकल ओपैम्प को? अबे प्रैक्टिकल ओपैम्प भी वही करता है जो मैं बोलता हूं उसको। गुड डायलॉग। ये बताओ, व्हाट इज द ओपन लूप गेन ऑफ दिस ओपैम्प? Infinite. एंड व्हाट इज टोटल आउटपुट बाय टोटल इनपुट? Closed loop gain. Very good. Sir, V naught is the total output of the circuit. Vi is the total input of the circuit, and which is equal to gain, but closed loop wala. Minus of RF by R. एक ओपैम्प बाय डिफॉल्ट आइडियल, एक ओपैम्प का आइडियल गेन कितना होता है ओपन लूप? इन्फिनिटी। Yes, sir. और क्लोज लूप गेन हमेशा कितना होगा? Finite. Finite. Closed loop gain of an ideal op-amp is always finite. Closed loop gain of an ideal op-amp is always finite. सूरज पांडे क्या लिखा है पता है? अब सुन ले बेटा, गोल्डन रूल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इसी को बोलते हैं क्या? ये टिफर वालों का बेवकूफी था। There is nothing like golden rule of op-amp. There is nothing like golden rule of op-amp. They have just misguided the word virtual ground concept to be interpretation as golden rule. There is nothing like golden rule. No books have mentioned golden rule of op-amp. वो जो टिफर वाले हैं ना, उनको आता नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ा था उन्होंने। क्लियर? Yes, sir. कोई गोल्डन रूल नहीं होता बेटा, दो ही रूल होता है, जीरो करंट ड्यू टू आर आई इनफाइनाइट, दूसरा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट। वो टिफर वालों की अनवांटेड चीजें थी। What is closed loop gain? Finite. Is it negative? Yes. Yes, sir. हाँ तो नेगेटिव तो चलेगा। अब ये नेगेटिव साइन का इंटरप्रिटेशन बताओ। Phase shift 180 degree. Phase shift. कितना फेज शिफ्ट? 180 degree. फेज ऑफ 180 डिग्री। लिखो आप, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। Inverting amplifier provide a phase shift of 180 degree. लिखा? Yes, sir. अब बोर्ड पे देखो, यहां पे इनपुट दे रहे हो, दिख रहा है क्या इनपुट? अब एम्पलीफाई होके आएगा इनपुट यहां पे। जब एम्पलीफाई होके आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट हो रहा है? Negative half cycle. और नेगेटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट हो रहा है? Positive half cycle. और एम्पलीट्यूड बढ़ गया। Yes, sir. तो ये आप अपने ब्लॉक डायग्राम पे रिप्रेजेंट करो और लिखो, ये जो साइन है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या बता रहा है आपको? कि दिस op-amp is providing a phase shift of 180 degree. हाँ बेटा, यहां तक लिख लो, दिस op-amp is providing a phase shift of 180 डिग्री। क्लियर? इतना सही। ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे चलें? Yes, sir. एक और op-amp पढ़ेंगे हम, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग op-amp। ऐसे लिखो, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग op-amp। और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपका डाउट्स है वो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, क्योंकि आज ऐसा डाउट लायक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आइडियल नॉन इन्वर्टिंग, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग op-amp। जब इन्वर्टिंग था तो इनपुट किसको दिया था? नेगेटिव को। जब नॉन इन्वर्टिंग होगा तो इनपुट किसको दोगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, मतलब पॉजिटिव को। इन्वर्टिंग तब हम बोलते हैं जब इनपुट किसको दो? Inverting terminal को। और नॉन इन्वर्टिंग तब बोलते हैं जब इनपुट किसको दो? Positive terminal. अब ध्यान से देखो, सप्लाई वोल्टेज के बारे में डिस्कशन बाद में राइज होगा। ये V नॉट है, ये फीडबैक एलिमेंट दिखाई दिया। Yes, sir. इसमें फीडबैक पाथ बता दो, फीडबैक पाथ का डिस्कशन करना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फीडबैक? Negative feedback. देखो,
नेगेटिव फीडबैक, बस एक पॉइंट लिख लो बस, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ओपैम के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है? ऑलवेज जीरो। जीरो। ऑलवेज जीरो। ओपैम के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है? ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो। ये जो इनपुट है वो किसको दिया आपने? पॉजिटिव को, तो ओपैम का नाम बन गया नॉन इन्वर्टिंग। नेक्स्ट, वी आर फैमिलियर विद द वर्चुअल शॉर्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? VI. VI. What is the potential at this point? VI. So once this is VI, this has to be VI, not from the golden rule of op-amp, but from virtual ground concept. ठीक है? हाँ, मेरा एक हैबिट है, जो दुनिया का, जो इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम होता है ना, उसको गलत प्रूव करने का एक इंटेंशन ही है मेरा, सब गलत है करके। ये VI, ये भी VI। देखो मैं दो तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूँ, दो तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहां से जो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसा गया और यहां जाएगा, गेटिंग? यस सर। इधर जाएगा क्या ऊपर? नहीं। यहां से जो करंट आए या जाए, RF और R में सेम करंट होगा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, अगर RF और R में सेम करंट है और ये VI कहां से मेजर करते हो? ईच एंड एवरी वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो देखो, लेट्स अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। VI इज इक्वल टू मेन वोल्टेज कितना है? यही है, V नॉट इंटू R डिवाइड बाई R प्लस RF। सो आई कैन से V नॉट बाई VI कितना आएगा बेटा? डायरेक्टली लिख दूं? अरे डायरेक्टली लिख दूं क्या? यस सर। लिख दिया है मैंने, देख लो। ये एक मेथड था, क्या अप्लाई किया? वोल्टेज डिवीजन रूल। यस सर। अब देखो वोल्टेज डिवीजन रूल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और लोगों की आदत क्या पता है? वो वही वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ाते रहते हैं, उसमें 4 लाख व्यू है उसी वोल्टेज डिवीजन रूल में। अबे अगर वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ाना है तो बीजेटी, ओपैम्प और मॉसफेट में पढ़ाओ ना। ठीक है, इतना फिर लेट्स कंटिन्यू नाउ। बेटा इस पॉइंट पे नोडल अप्लाई कर सकते हो? यस सर। टाइम लेके अप्लाई कर रहे हैं। देखो पहले यहां पे मैं नोडल अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे नोडल अप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन देखो, VI माइनस 0 बाई R एंड VI माइनस V नॉट बाई R, और ये पिंक कलर का या रेड कलर का करंट कितना है? 0. तो क्वेश्चन खत्म। VI माइनस 0 बाई R प्लस VI माइनस V नॉट बाई RF equal to 0. Directly write answer V naught by VI. You can simplify by yourself. What is V naught by VI equal to? 1 plus RF upon R. And this is an important result. You need to keep this one in mind. What is an open loop gain of an ideal op-amp? Infinite. What is closed loop gain of an ideal op-amp? Finite. Finite. So I will be calling like this as closed loop gain. क्या बोला? Closed loop gain. Is it positive? Yes sir. Closed loop gain for a non-inverting amplifier is positive. यस सर। अगर ये पॉजिटिव है तो देखो, अभी पॉजिटिव का फेज शिफ्ट कितना होता है? 0. तो ये एम्पलीफाई होके आ रहा है। बताओ दोनों वेव फॉर्म में फेज शिफ्ट कितना है? 0. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड 0 फेज शिफ्ट। 0 डिग्री फेज शिफ्ट। क्योंकि बिकॉज ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, लाइक सपोज वो कांस्टेंट क्वांटिटी है 8, तो 8 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे? वो कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं 8 ले सकता हूं ना। यस सर। क्विकली यहां तक नोट कर लो एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट्स तो मेरे को होना नहीं चाहिए। ये देखो अगेन, बस सब लोग ना
बहुत सारे लोग लगता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ही देखने लगे हैं आजकल, क्लास में आने की फुर्सत नहीं है ना उन लोग को। हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी तो हो सकते हैं ना कभी। क्या बेटा? यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी तो हो सकते हैं ना, तो किसी के सही चल रहे हैं किसी के नहीं चल रहे। ओके, ये रीजन है क्या? कह नहीं सकते सर। तो फटाफट इतना नोट कर लो एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक लगा अभी ओपैम्प? मजा ही आ गया सर। अभी बेटा प्लीज ओपैम्प को पढ़ के आइएगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाला ओपैम्प इंटरेस्टिंग हो तो प्लीज जितना मैंने ओपैम्प आज की क्लास में पढ़ाया है उसको जरूर ध्यान से पढ़ के आइएगा। ओके सर। सर हाँ सर, ये व्हाट इज ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप गेन? ओपैम्प जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था तब ओपन लूप गेन था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जब लेकिन अगर टोटल आउटपुट जैसे वी आउट डिवाइड बाई वी इन लिखा रहे हो तो जब भी मैं वी आउट बाई वी इन निकालूंगा तो वो होगा क्लोज लूप गेन। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो ओपैम्प अगर आप आईसी अपने हाथ में लेके रखे हो तो वो होगा ओपन लूप गेन, और धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। सर एक कल का डाउट और था सर। हाँ क्या सर? वाई वी टेक सर इनिशियल टाइम चार्जिंग, मतलब सर हमने सर जो कल जो चार्जिंग टाइम लिया था ना कैपेसिटर का, हाँ वो सर डिस्चार्जिंग टाइम से कम था सर। इससे सर क्या फायदा होगा सर हमें? उससे फायदा ये होगा कि कम साइकिल में आपका स्टेडी स्टेट आउटपुट आ जाएगा। कम साइकिल में स्टेडी स्टेट आउटपुट आ जाएगा। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा वैसा रिप्लाई भी होना था। क्योंकि अगर आप इसको सिमुलेट करोगे अगर मैटलैब से तो 3 से लेकर 4 साइकिल तक लगता है बेटा स्टेडी स्टेट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए। और हम जो स्टेडी स्टेट आउटपुट बना रहे थे वो एट द इंस्टेंट ही बना रहे थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इफेक्ट होगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, थ्योरेटिकल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करें तो स्टेडी स्टेट आउटपुट आने के लिए जो स्टेडी स्टेट मतलब पीक टू पीक वोल्टेज जो प्रॉपर आउटपुट आया करता था स्क्वायर वेवफॉर्म, उसको आने में 3 से लेकर 4 साइकिल लगेंगे। ठीक, फिर इसलिए डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा ले रहे थे। हाँ, इसलिए डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा ले रहे थे। और अगर आप रियल वर्ल्ड के बारे में बात करोगे तो मैं डिस्चार्जिंग टाइम को फाइनाइट लेकर पीक डिटेक्टर को कराया भी हूं। ठीक है? यस सर। ओके ओके सर। क्लास ऑफ करें? हाँ क्लास ऑफ करें क्या, बताओ जल्दी। यस सर। चलो बाय बाय। बाय बाय। ठीक है।